Good evening, students. Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy, Patna welcomes you all to the 67th BPSC PT Test Series. आज हम लोग टेस्ट 16 सेक्शन ए पे चर्चा करेंगे और हिंदी मीडियम वाले के बच्चों के लिए आपको इस टेस्ट से संदर्भित नोट्स हिस्ट्री पार्ट 4 माफ कीजिएगा हिस्ट्री पार्ट 5 नोट्स में भेज दिया गया है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखेंगे तो हिस्ट्री पार्ट 5 का जो नोट्स है वो इस टेस्ट से संदर्भित है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आपका टेस्ट 16 सेक्शन ए करके एक अलग से नोट्स आज भेज दिया गया है। तो चलिए आज अब हम लोग टेस्ट 16 सेक्शन ए का चर्चा चालू करते हैं। आज का हमारा चर्चा है राजपूत काल पे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझें कि इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। Indian history has been divided into 3 parts: the ancient Indian history, the medieval Indian history and the modern Indian history. आपका प्राचीन भारतीय इतिहास की समाप्ति हर्षवर्धन के काल के बाद होता है, यानी आप कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत का मध्यकालीन इतिहास है। We can say that the period between 8th century and the 18th century is known as the medieval period of Indian history. और भारत के मध्यकालीन इतिहास को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास, जो कि 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक है, नोट कीजिएगा। और फिर बाद का मध्यकालीन या कहिए उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक होता है। इन इंडियन हिस्ट्री वी डिवाइड द मेडिवल पीरियड इनटू 2 पार्ट्स. The first one is known as the early medieval period and the time gap is from 8th century to 12th century AD. And the second portion, that is the later medieval period, is the period between 13th and 18th century. आज का हमारा जो चर्चा है, आज हम लोग का चर्चा है राजपूत काल, यानी 647 एडी से 1200 एडी के पीरियड को हम लोग आज क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखेंगे। सो आवर टेस्ट टुडे कवर्स द राजपूत पीरियड, दैट इज पीरियड बिटवीन 647 एडी टू 1200 एडी, 647 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक। गुप्त काल के बाद, इन द पोस्ट गुप्ता एज, उत्तरी भारत जो है छोटे छोटे राजघरानों में विभाजित हो गया था। होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर किंगडम्स एंड दे वेर फाइटिंग विथ ईच अदर। ये छोटे छोटे राजघरानों में पूरा उत्तरी भारत गुप्त काल के बाद देखते हैं कि छोटे छोटे राजघराने में विभाजित हो गए और उत्तरी भारत के सारे राज एक दूसरे से जेलिसी, जलन के कारण या लालच के कारण आपस में ये लोग लड़ते झगड़ते थे। और इसी 9वीं शताब्दी में कुछ राज जो हैं राजपूतों के द्वारा राज किया जाता था और राजपूतों का जो इतिहास है उसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों का अपना अपना मत है।
कुछ इतिहासकारों के द्वारा ये कहा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी यानी राजा राम के वंशज से हुई है, अर्थात ऐसे राजपूतों को सूर्यवंशी के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि राजपूतों का उत्पत्ति भगवान कृष्ण के वंशज के रूप में हुई है और ऐसे राजपूतों को चंद्रवंशी के नाम से भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अग्नि कुल से ये योद्धा पैदा हुए थे। कुछ लोगों को कहना है कि राजपूत क्षत्रिय वर्ण से इनकी उत्पत्ति हुई है। Some of the historians are of the view that Rajputs are a caste out of क्षत्रिय वर्ण, और कुछ लोगों का कहना है कि साक और हुन की तरह, या कह लीजिए साक और हुन से ही ये राजपूत जाति की उत्पत्ति हुई है। अर्थात some of the historians say that the Rajputs were foreigners, और ऐसे इतिहासकारों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति विदेशी कबीला फॉरेन ट्राइब्स सच एज साक्स एंड हुन से हुई है। करीब 36 महत्वपूर्ण राजपूत गोत्र हुए। देयर वर 36 इंपॉर्टेंट राजपूत क्लैंस, जैसे कि अवंती के प्रतिहार, बंगाल के पाल, चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, दिल्ली के तोमर, कनौज के राठौर, बुंदेलखंड के चंडेल। तो आज हमारा जो डिस्कशन है इन्हीं राजपूत किंगडम पे, यही राजपूत राज्यों पे हमारा आज डिस्कशन का केंद्र बिंदु है। तो चलिए टेस्ट 16 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना चालू करते हैं। What was the original capital of the गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी? गुर्जर प्रतिहार वंश की मूल राजधानी क्या थी? देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंशों की 2 राजधानी थी, एक थी उज्जैन और दूसरी थी कनौज। क्वेश्चन है ओरिजिनल कैपिटल ऑफ द प्रतिहार। क्वेश्चन है प्रतिहार वंश की मूल राजधानी। तो प्रतिहार वंश की मूल राजधानी उज्जैन थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ए। यह है गुर्जर प्रतिहार वंश। एक समय महेंद्रपाल प्रथम के समय गुर्जर प्रतिहार वंश आपके पूर्वी भारत यानी बंगाल तक भी इनका साम्राज्य था। शुरू में इनकी राजधानी उज्जैनी हुई और बाद में देखते हैं कि इनकी राजधानी कनौज भी ये अपनी दूसरी राजधानी बनाए। ये उज्जैन है और ये आपका यहाँ पे आपका कनौज है। ये उज्जैन और यहाँ पे है आपका कनौज। कनौज एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा और इसके अधिपत्य के लिए, इसको अपने कंट्रोल के लिए हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से राष्ट्रकूट आपके प्रतिहार वंश और पाल वंश आपस में संघर्ष किए, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग ट्रिपेट्राइट स्ट्रगल कहते हैं या त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट हिस्टोरिकल किंग ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी? गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला ऐतिहासिक राजा कौन था? The first historical king of the Gurjar Pratihar dynasty was Nagbhat first. गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला ऐतिहासिक राजा नागभट्ट प्रथम थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ए। चलिए जरा हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम के बारे में कुछ चर्चा कर लें। कहा यह जाता है कि प्रतिहार राजवंश के प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम थे, नागभट्ट फर्स्ट।
इनको याद रखिएगा, इनको राजा हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। नागभट्ट फर्स्ट ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज राजा हरिश्चंद्र। और हर्षवर्धन के बाद जो पुष्यभूति एम्पायर था, जिसके हर्षवर्धन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग, पुष्यभूति साम्राज्य के हर्षवर्धन के बाद पश्चिमी भारत पे उन्हीं का शासन हुआ। यानी नागभट्ट प्रथम हर्षवर्धन के बाद दूसरे राजा थे जिनका शासन पश्चिमी भारत वेस्टर्न इंडिया पे हुई थी। और कहा जाता है कि इनकी राजधानी कनौज थी। सिंध से अरब का आक्रमण हुआ था, तो अरबों को नागभट्ट प्रथम पराजित भी किए, और कठियावाड़, मालवा, गुजरात और राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र पर नागभट्ट प्रथम का अधिकार था। बहुत ही फेमस, बहुत ही राजा थे एक प्रतिहार वंश के, मिहिर भोज प्रतिहार। ये राजपूत सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार नागभट्ट प्रथम के ही वंशज थे। राष्ट्रकूट एक साम्राज्य था दक्षिण भारत का, और उसके एक राजा थे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजा या राष्ट्रकूट नरेश या राष्ट्रकूट किंग दंती दुर्ग नागभट्ट प्रथम को पराजित किए थे। और कहा जाता है कि राजस्थान का ये कुचमन किला है, कुचमन फोर्ट है, ये नागभट्ट प्रथम द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अंडर हुज रेन द गुर्जर प्रतिहार्स बिकेम द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन नॉर्दर्न इंडिया। किसके शासन काल में गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश बन गए? तो सही आंसर है नागभट्ट सेकंड। द करेक्ट आंसर इज नागभट्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, नागभट्ट द्वितीय के शासन काल में गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है बी। देखिए बच्चों, हम लोग पहले भी इस बात पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि हमारा टेस्ट सीरीज जो है क्रमबद्ध तरीके से चलता है। हर एक क्वेश्चन को आप यदि नोट्स के रूप में देखेंगे तो पूरा आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। और आज हम लोग राजपूत काल का बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक सिंपल पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो बेस यदि आधार आपका साउंड है, आपका स्किलफुल है, आपका आधार मजबूत है, तो उस पे ऊपरी मंजिल जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो नोट्स बनाइए। तो चलिए हम लोग जरा डिस्कशन भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। नागभट्ट द्वितीय के शासन काल में कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंश बन गए। नागभट्ट द्वितीय के बाद आए उनका पुत्र जिनका नाम था रामभद्र। रामभद्र का शासनकाल कुछ दिनों के लिए था, और रामभद्र के बाद उनके पुत्र आए मिहिर भोज। और मिहिर भोज और उनके उत्तराधिकारी महेंद्र पाल प्रथम, फिर से अंडर मिहिर भोज एंड इज सक्सेसर महेंद्र पाल वन, द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी रीच्ड इट्स पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पावर। समझने का कोशिश कीजिए, नागभट्ट द्वितीय के समय में गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंश बन गए, लेकिन अपने समृद्धि और शक्ति के चरम सीमा में पहुंचने का श्रेय मिहिर भोज और उनके उत्तराधिकारी महेंद्र पाल प्रथम को जाता है। सो इट वॉज मिहिर भोज एंड हिज सक्सेसर महेंद्र पाल who are credited with
प्रतिहार डायनेस्टी बीइंग एट द पीक ऑफ इट्स प्रॉस्पेरिटी एंड पावर। क्वेश्चन नंबर 4, हु अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज ऑफ आर्यवर्त। आर्यवर्त का मतलब होता है आर्यों का निवास। आर्यवर्त के महाराजाधिराज की उपाधि किसने ग्रहण की? तो गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार ने आर्यवर्त के महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। खास करके महेंद्र पाल प्रथम के समय में गुजरात से लेकर बंगाल तक प्रतिहारों का शासन था और इसी समय महाराजाधिराज, आर्यवर्त के महाराजाधिराज जैसे उपाधि का ग्रहण करना यहां के राजा चालू कर दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ए। सो महेंद्र पाल के समय में गुप्त साम्राज्य जैसा प्रतिहार राजवंश भी पश्चिम में सिंध से लेके पूर्व में बंगाल तक इनका अधिपत्य हो गया था और यहां तक कहा जाता है कि दक्षिण में नर्मदा को भी ये पार कर लिए थे। और इसी बढ़ती हुई शक्ति के कारण ये लोग कनौज पे अपना अधिकार, आधिपत्य, सुप्रीमेसी जमाना चाहते थे और यहीं से शुरू हुआ, कनौज के लिए शुरू हुआ, जिसको हम लोग ट्राइपैराटाइट स्ट्रगल कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5, हु रिमूव्ड द लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार वंश के अंतिम महत्वपूर्ण राजा को किसने हटाया? चलिए इसको पहले चर्चा कर लेते हैं। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश में आपस में उनके गोत्र में ही वंश को लेके संघर्ष चालू हो गया और करीब 916 ईस्वी में 916 एडी में राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय, राष्ट्रकूट रूलर इंद्र III, he sacked कनौज। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के समय में और यही इंद्र तृतीय कनौज को तहस नहस कर दिया और इस आक्रमण के बाद फिर प्रतिहार अपने पुराने समृद्धि में, शक्ति में नहीं आ पाए और धीरे धीरे इनके सामंत जो हैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चालू कर दिए और 10वीं शताब्दी तक हम लोग देखते हैं कि गंगा के द्वार क्षेत्र के अलावा बहुत ज्यादा इनका प्रभाव नहीं रहा। सबसे महत्वपूर्ण अंतिम राजा, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण अंतिम राजा, लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वॉज राजपाल। उनका नाम था राजपाल, याद रखिएगा। और महमूद गजनी 1018 में, महमूद गजनी इन 1018 he drove राजपाल अवे फ्रॉम कनौज। कहने का मतलब कि जो आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के जो अंतिम महत्वपूर्ण राजा थे, राजा राज्यपाल महमूद गजनी उनको कनौज से खदेड़ दिए और यह घटना 1018 की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हु रिमूव्ड द लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार वर्ष के अंतिम महत्वपूर्ण राजा जो कि राज्यपाल थे उसको किसने हटाया? तो वो उनको गजनी के महमूद जो है कनौज से खदेड़ दिए। तो 5 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम whom डिड द प्रतिहार रूलर्स क्लेम डिसेंट।
प्रतिहार शासकों ने किससे वंश का दावा किया? तो सही ऑप्शन है लक्ष्मण। सही ऑप्शन है लक्ष्मण। तो प्रतिहार शासकों ने अपने आप को लक्ष्मण के वंश होने का दावा किए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है बी। चलिए, गुर्जर प्रतिहार वंश हम लोग कहते हैं, लेकिन प्रतिहार के जो राजा थे कभी भी अपने नाम के सामने गुर्जर नहीं लगाएं, और ये भी एक विवाद का मामला है। बट एनीवे, प्रतिहार का मतलब होता है डोर कीपर, द्वारपाल, और लक्ष्मण को वो द्वारपाल मानते थे, जो कि अपने बड़े भाई राम जी के वो द्वारपाल थे। तो इसलिए प्रतिहार वंश अपने आप को कहते थे। कुछ आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि ये राष्ट्रकूट के दरबार में प्रतिहार वंश सुरक्षा के, डिफेंस के मंत्री हुआ करते थे, इसलिए नाम प्रतिहार पड़ गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित थ्योरी है वो ये कहता है कि प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण वंश से गिनते थे, और लक्ष्मण थे अपने बड़े भाई राम के द्वारपाल, डोरकीपर, प्रतिहार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वॉज एबल टू स्टॉप द मुस्लिम इन्वेजन अंडर जुनैद ऑफ सिंध? निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिंध के जुनैद के अधीन मुस्लिम आक्रमण को रोकने में सक्षम था? चलिए, ये सम्राट मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम के वंशज इनको कहा जाता है, और सबसे शक्तिशाली प्रतिहार राजा थे। और इनके समय में प्रतिहार राजवंश कश्मीर से लेके नर्मदा तक और कटिहार से लेके बिहार तक था। और इन्हीं के समय में कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रमण हुआ था जुनैद के तहत। जुनैद सिंध के थे, और सिंध के तरफ से जुनैद का जो मुस्लिम आक्रमण था उसको रोकने वाले, सफलतापूर्वक रोकने वाले मिहिर भोज थे। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वॉज एबल टू स्टॉप द मुस्लिम इन्वेजन अंडर जुनैद ऑफ सिंध? तो वो थे आपके मिहिर भोज। निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिंध के जुनैद के अधीन मुस्लिम आक्रमण को रोकने में सक्षम था? तो वो थे आपके मिहिर भोज। 7 का सही ऑप्शन है सी। 7 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कनौज? कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? पहले देख लेते हैं कौन कौन शामिल थे। पाल शामिल थे, प्रतिहार शामिल थे, राष्ट्रकूट शामिल थे। पाल शामिल थे, प्रतिहार शामिल थे, राष्ट्रकूट शामिल। तो कौन नहीं थे? वो थे बुंदेलखंड के चंडेल। वो थे द चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है डी, चंडेल। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, गुर्जर प्रतिहारों, मालवा के गुर्जर प्रतिहार कह सकते हैं, बंगाल के पाल कह सकते हैं, और दक्कन के राष्ट्रकूट के बीच में था। राष्ट्रकूट का शासन दक्कन, डेक्कन में था। कथिवार से लेके बिहार तक आपके गुर्जर प्रतिहार थे, और पाल का शासन बंगाल में था। इन तीनों के बीच में कनौज के नियंत्रण को लेके, कंट्रोल ऑफ कनौज वॉज अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन द 3 डायनेस्टीज। और त्रिपक्षीय ये जो संघर्ष है करीब 200 साल तक चला, और ये संघर्ष के कारण राष्ट्रकूट भी कमजोर हुए, पाल भी कमजोर हुए, और प्रतिहार भी कमजोर हुए। वो सारे लोग चाहते थे कनौज पे उनका नियंत्रण हो, जो आपका उपजाऊ गंगा की जो द्वाब क्षेत्र है उस पर नियंत्रण हो। लेकिन अल्टीमेटली ये तीनों कमजोर हुए, और सबसे ज़्यादा फायदा
इसमें तुर्कों का हुआ। द टर्क्स वे द पीपल who reaped all the advantages of the dissension between these three important dynasties। और हम लोग उत्तरी पश्चिम भारत को आपसी कलह के कारण सुरक्षित नहीं रख पाए और मुस्लिम आक्रमण जो है शुरू हो गया, जिससे कि इतिहास में बदलाव आया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग टुक एडवांटेज ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? द टर्क्स, द मराठास, द सिख्स, द इंग्लिश। निम्नलिखित में से किसने त्रिपक्षीय संघर्ष का लाभ उठाया? तो वो थे तुर्क, द टर्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 10, हु वे द मास्टर्स ऑफ द तोमर्स ऑफ दिल्ली? दिल्ली के तोमरों के स्वामी कौन थे? देखिए, प्रतिहार वंश 10वीं शताब्दी तक आते आते काफी कमजोर हो गई और उनके सामंत फ्यूडल लॉर्ड्स अपना स्वतंत्र घोषित करने लगे। उसी तरह दिल्ली में आपके तोमर थे, और तोमर क्या थे? ये पहले प्रतिहार वंश के सामंत थे। क्वेश्चन नंबर 10, हु वे द मास्टर्स ऑफ द तोमर्स ऑफ दिल्ली? सो द आंसर इज प्रतिहार। दिल्ली के तोमरों के स्वामी कौन थे? तो वो थे प्रतिहार। 10 का सही ऑप्शन है बी, प्रतिहार। 10 का सही ऑप्शन है बी, प्रतिहार। तोमर्स प्रतिहार के सामंत थे, दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द प्रतिहार्स, और तोमर ही दिल्ली शहर की स्थापना 736 ईस्वी में किए थे। इट वॉज द तोमर डायनेस्टी who founded the city of Delhi in 736 AD। और करीब 1043 ईस्वी में 1043 AD में महिपाल तोमर नाम के एक शासक हुए, जो कि थानेश्वर, हांसी, नगरकोट को भी अपने कब्जे में कर लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि चौहान वंश का उदय होता है अजमेर में, और दिल्ली को भी जो है चौहान अपने अधीनस्थ कर लेते हैं। एंड एट दैट टाइम द तोमर्स बिकेम द फ्यूडेटरीज ऑफ द चौहान। करीब हम लोग 12वीं शताब्दी के मध्य में देखते हैं कि चौहान जो है दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। नाउ दे बिकम चौहान्स ऑफ दिल्ली। और जब चौहान का आधिपत्य दिल्ली पे होता है तो तोमर वंश भी आपके चौहान के सामंत हो जाते। पहले ये प्रतिहार के सामंत थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हु वर द मास्टर्स ऑफ तोमर्स ऑफ दिल्ली? तो ओरिजिनल स्वामी तो प्रतिहार थे, फिर बाद में दिल्ली के चौहान भी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ए, सॉरी माफ कीजिएगा, वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है बी, प्रतिहार। शुरू में इसके सामंत थे, फिर बाद में दिल्ली के चौहान के भी सामंत हो गए। तो 10 का करेक्शन कर लीजिए। 10 का सही ऑप्शन है बी और सी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है बी, यानी प्रतिहार। शुरू में ये लोग प्रतिहार वंश के सामंत थे, फिर बाद में दिल्ली के चौहान के भी ये सामंत हो गए। तो बी और सी, 10 का सही ऑप्शन है बी, प्रतिहार, सी दिल्ली के चौहान, यानी कि बीपीएससी पीटी के अनुसार ई ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? तो ये दिल्ली शहर की स्थापना करने का श्रेय तोमर को जाता है, दिल्ली के तोमर को जाता है, और ऑप्शन में कोई भी तोमर नहीं है। तो 11 का सही ऑप्शन होगा ई, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए जरा दिल्ली के बारे में जरा हम लोग चर्चा करें।
सबसे पहले जो आधुनिक दिल्ली है उसके क्षेत्र में आबादी के बसने का जिक्र हम लोग को महाभारत में मिलता है और इसमें यह कहा गया है कि एक शहर बसा जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ, सिटी ऑफ द गॉड इंद्र, इंद्र देवता का शहर। ये 1400 ईसा पूर्व में ये पांडवों का राजधानी बना। ये है इंद्रप्रस्थ, पांडवों की राजधानी थी 1400 ईसा पूर्व में 1400 बीसी में, और इस शहर का नाम था इंद्रप्रस्थ, सिटी ऑफ द गॉड इंद्र। बहुत ज्यादा उसके बाद हम लोग को नहीं मालूम। फिर आपकी पहली शताब्दी ईसा पूर्व, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, एक राजा ढीलू का नाम आया, राजा ढीलू। आज जो कुतुब मीनार जहां पे है वहां पे एक ये शहर बसाए जिनका नाम था राजा ढीलू, और दिल्ली शब्द शायद इन्हीं राजा ढीलू से आया। फिर आप देखिएगा कि 1020 में, इन 1020 AD, 1020 ईस्वी में तोमर वंश के राजा थे अनंगपाल। अनंगपाल ही दिल्ली शहर की स्थापना किए, और बाद में इस जो जहां पे आनंदपुर उस जगह का नाम है आज, तो आनंदपुर जो दिल्ली की स्थापना की बात किया जाता है तोमर वंश के द्वारा, अनंगपाल के द्वारा, वो जो राजशाही घराने के लोग थे वहां पे वो अपने आराम का, है ना, रॉयल रिजॉर्ट के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता था। फिर बाद में अनंगपाल जो है इस रॉयल रिजॉर्ट को, इस अपने शाही आराम के जगह को पश्चिम की ओर ले गए, और वहां एक जो है ऊंचे स्थान पे एक शहर का नींव डाले जिसको हम लोग लाल कोट कहते हैं। यही है लाल कोट, आज भी आप दिल्ली में देखेंगे इसको लाल कोट। तो अनंगपाल को ही श्रेय जाता है दिल्ली की स्थापना के लिए। बाद में जब चौहान वंश आए तो इस जो लाल कोट के इसके चारों तरफ इस तरह से किला बना दिए, और इसी को कहा जाने लगा किला राय पिथौरा, किला राय पिथौरा, और यही भविष्य के दिल्ली का नींव रखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हु वे द मास्टर्स ऑफ द चौहान्स? चौहान के स्वामी कौन थे? तो चौहान के स्वामी भी प्रतिहार ही थे। चौहान के बारे में कहा जाता है कि ये प्रतिहार वंश के सामंत थे, फ्यूडेटरीज थे। तो 12 का सही ऑप्शन है बी, 12 का सही ऑप्शन है आपका प्रतिहार बी। सो चौहान वे द फ्यूडेटरीज ऑफ द प्रतिहार्स। चौहान प्रतिहार के सामंत थे जो कि अपने स्वतंत्र की घोषणा अजमेर से 1101 ईस्वी में कर दिए। दे डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस इन द ईयर 11,001 AD फ्रॉम द प्लेस नोन एज अजमेर। फिर उनका एक्सपेंशन चलते रहा, विस्तार चलते रहा, और 12वीं शताब्दी के शुरू में मालवा के परमार से वो उज्जैन को अपने अधीन कर लिए। दे कैप्चर्ड उज्जैन फ्रॉम द परमार्स ऑफ मालवा, और इसी समय तोमर से दिल्ली को भी छीन लिए। दे कैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम द तोमर्स, और तब से चौहान जो है अपनी राजधानी दिल्ली बना दिए। और सबसे महत्वपूर्ण राजा आपके चौहान वंश के हुए पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 13, When did the Chauhans declare their independence? चौहान ने अपनी स्वतंत्रता प्रतिहारों से इसकी घोषणा कब की? तो वो किए 11वीं शताब्दी में। They declared the independence in the 11th century। 13 का सही ऑप्शन है डी।
ये है चौहान्स ऑफ दिल्ली। पहले ये अजमेर में थे और अजमेर से राजधानी स्थानांतरित करके 12वीं शताब्दी में ये दिल्ली ले गया। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम whom द चौहान्स रेस्टेड उज्जैन। चौहान किससे उज्जैन हासिल किए? तो मालवा के परमार से, परमार्स ऑफ मालवा। दे रेस्टेड, दे कैप्चर्ड उज्जैन फ्रॉम द परमार्स ऑफ मालवा। तो 14 का सही ऑप्शन है बी, परमार्स। चौहान किससे उज्जैन हासिल किए? तो वो है परमार। तो 14 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम whom द चौहान्स रेस्टेड दिल्ली। चौहान किससे दिल्ली हासिल किए? तो वो थे तोमर, वो थे आपके तोमर। तो 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कैपिटल्स ऑफ चौहान्स। निम्नलिखित में से कौन चौहान की राजधानियां थी? पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि पहले अजमेर था, फिर बाद में तोमर से दिल्ली को छीनने के बाद दिल्ली को भी अपनी राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। ट्रांसफर द कैपिटल टू दिल्ली। अतः इसलिए 16 का सही ऑप्शन है अजमेर और दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, बीपीएससी पीटी के अनुसार ऑप्शन नंबर ई। तो 16 का करेक्ट आंसर, 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन इज बी, वेरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है सी, अजमेर, डी, दिल्ली। तो सी एंड डी इज इक्वल टू ई। तो अजमेर और दिल्ली इनकी दो राजधानियां थी। हु इमर्ज्ड विक्टोरियस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द प्रतिहार्स। प्रतिहारों के पतन के बाद कौन विजयी हुआ? देखिए, प्रतिहार के पतन के बाद बहुत सारी आपके सामंत जो हैं अपना स्वतंत्रता घोषित किए, जिसमें चौहान भी थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, कनौज पे कब्जा करने वाला कौन था? तो वही सबसे विजयी हुआ। क्वेश्चन उसी पे, कौन विजयी हुआ कनौज पे? तो ही हु इमर्ज्ड विक्टोरियस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द प्रतिहार्स। प्रतिहारों के पतन के बाद कौन विजयी हुए? तो वो थे आपके राठौर्स। राठौर, कनौज के राठौर। 17 का सही ऑप्शन है ए। तो प्रतिहारों के पतन के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन विजयी हुए द विक्टोरियस वर द पीपल ऑफ राठौर्स। सो राठौर जो हैं कनौज के गद्दी पे अपने आप को स्थापित किए 1090 से लेके 1194 ईस्वी तक। They established themselves on the throne of Kannauj from 1090 to 1194 AD। और इस वंश के सबसे अंतिम महत्वपूर्ण राजा थे जयचंद। जयचंद जो हैं मोहम्मद घोरी द्वारा 1194 में मारे गए थे। जयचंद was the last great ruler of the Rathors of Kannauj dynasty and he was killed in the battle of चंदवार। चंदवार की युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा 1194 ईस्वी में इनकी मौत हो जाती है। 18, Which among the following was the capital of the Rathors? राठौरों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण कनौज थी। द आंसर इज बी, कनौज। तो 18 का सही ऑप्शन है बी, 18 का सही ऑप्शन है बी, कनौज। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ राठौर डायनेस्टी? राठौर वंश का अंतिम महान शासक कौन था? जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं, राजा जयचंद। राजा जयचंद वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ राठौर डायनेस्टी। 19 का सही ऑप्शन है बी, 19 का सही ऑप्शन है बी। Among whom the battle of चंदवार took place in 1194? 1994 में चंदवार का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में। मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में
तो सही ऑप्शन हो गया आपका ए 1 और 2, यानी 1 फॉर मोहम्मद गोरी और 2 वेरी सॉरी, फिर से माफ कीजिएगा, सही ऑप्शन है 20 का डी। सही ऑप्शन है 20 का डी। एक है आपके मोहम्मद गोरी और 4 है आपके राजा जयचंद। तो मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में चंदवार की युद्ध हुई थी। फिर से बच्चे करेक्शन कर लीजिए, आउट ऑफ मिस्टेक ये मेरी जुबान से निकल गया। द बैटल ऑफ चंदवार टुक प्लेस बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड राजा जयचंद इन 1194 AD। 1994 में चंदवार का युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। तो सही ऑप्शन है डी का 1 और 4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है बुंदेलखंड के चंडेल पे है। पहले बुंदेलखंड देखी है कहाँ पे। बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को कवर करता है। आप देखिए जो नीला नीला भाग है ये है उत्तर प्रदेश और जो हरा हरा भाग है ये है मध्य प्रदेश। तो बुंदेलखंड जो है आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को दोनों को कवर करता है और इसकी राजधानी है महोबा। महोबा है आपके उत्तर प्रदेश में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग चालू करते हैं। विच वॉज द कैपिटल ऑफ द चंडेलास? चंदेलों की राजधानी कौन सी थी? तो वो था आपका महोबा। चंदेला कहाँ के थे? बुंदेलखंड के चंदेला। ये भी एक राजपूत वंश था। ये भी एक राजपूत वंश था। वेयर इज कलिंजर फोर्ट लोकेटेड? कलिंजर किला कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण किला है एंड इट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। कलिंजर किला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 22 का सही ऑप्शन है ए। ये है आपका कलिंजर किला जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में कलिंजर किला स्थित है। ये विंध्या श्रेणी पे स्थित है और यहाँ से काफ़ी शासकों ने अपना राजवंश चलाया जिसमें कि चंदेल वंश महत्वपूर्ण है 10वीं शताब्दी में। फिर रीवा के सोलंकी राजवंश भी, ये भी राजपूत वंश था और ये भी जो है यहाँ से अपना शासन चलाए थे। यहाँ पे जो है इस किला का बहुत ही इतिहास रहा है। गुप्त वंश के समय से यहाँ पे आप काफ़ी मंदिर देखेंगे। 16वीं शताब्दी में इस किला को, कालिंजर किला को पेशवा के अधीन हो गया। फिर रानी लक्ष्मीबाई भी इस किले पे शासन करती थी। तो ये किला भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखती है। और बुंदेलखंड के चंदेलों के लिए कलिंजर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण किला था। यहाँ पे चंडेल बहुत सारे मंदिर बनाए। खजुराहो यहाँ जगह है और यहाँ पे कंद्रीय महादेव मंदिर, शिव जी पे समर्पित ये मंदिर है कंद्रीय महादेव मंदिर। इसका श्रेय भी चंडेलों को ही जाना दिया जाता है कि कंद्रीय महादेव मंदिर का बनाने वाले बुंदेलखंड के चंदेल राजवंशी थे। अंतिम शासक जो बुंदेलखंड के लिए हुए, बुंदेलखंड के चंदेल के जो अंतिम शासक थे, द लास्ट किंग ऑफ द चंडेला रूलर ऑफ बुंदेलखंड वॉज परमल। परमल थे और परमल को कुतुबुद्दीन ऐबक ये हरा दिए थे। तो परमल, द लास्ट रूलर ऑफ चंडेला डायनेस्टी, was defeated by Qutbuddin Aibak in 1203 AD. Question number 23. Which of the following is incorrect for Kalinjar Fort? कालिंजर किले के लिए कौन सा गलत है? देखिए भैया, कालिंजर मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम। कालिंजर अर्थात जिसने समय पर भी विजय पा ली है। काल
अर्थात समय, जय अर्थात विजय। तो कालिंजर ये शिव भगवान को समर्पित है। तो शिव भगवान के बारे में कहा जाता है कि ये समय पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो पहला तो सही। कालिंजर शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में एक केदार राजा ने की थी। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में एक केदार राजा हुआ करते थे जो कालिंजर किला को जो है कालिंजर किले की स्थापना किए। तो ये भी सही है। कालिंजर किले की सटीक उत्पत्ति गुप्त है। अभी तक भी हम लोग कोई डेफिनेट कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं कि कालिंजर किले जो है कौन बनाया है। लेकिन कालिंजर किला की प्रमुखता, इंपॉर्टेंस चंदेल के समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये बात हकीकत है, ये बात सच्चाई है। तो चौथा ऑप्शन, द फोर्ट केम टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द चंडेला रूल, ये सही है। चंडेला शासन के दौरान किले की प्रमुखता मिली। तो सारा ऑप्शन आपका ये सही है। तो 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हम लोग कंद्रीय महादेव मंदिर के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंद्रीय महादेव टेम्पल? इट मीन्स ग्रेट गॉड ऑफ द केव, सही है। इट इज फाउंड एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश, यह भी सही है। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विद्याधर। कंदरिया महादेव मंदिर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका अर्थ है गुफा का महान देवता। यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में पाया जाता है। यह विद्याधर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। सारा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है डी, 1, 2 और 3। यह है आपका कंद्रीय महादेव मंदिर। यह है महादेव मंदिर, कंद्रीय महादेव मंदिर जो खजुराहो में स्थित है। और यह सबसे बड़ा, खजुराहो का जो पश्चिमी शाखा का सबसे बड़ा ये मंदिर है। और ये भोले बाबा शंकर भगवान के नाम से समर्पित है। 16वीं शताब्दी में 16वीं सेंचुरी में एक इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम है फरिश्ता। और फरिश्ता ये हिस्टोरियन है। इनके अनुसार कहा जाता है कि ये जो कलिंजर की जो शहर है इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में एक केदार राजा किए थे। लेकिन चंदेल के अपने कहानी के अनुसार, चंदेलों की अपनी कहानी के अनुसार, उनके लोक की कथा के अनुसार, as far as the legends are concerned, कलिंजर किला के बारे में कहा जाता है कि ये चंदेल शासकों द्वारा ही बनाया गया। और वो ये कहते हैं कि इसलिए चंदेल के शासक जो हैं, वहां के राजा जो हैं, अपने नाम के आगे कलंजर अधिपति रखते थे। नाम के आगे कलंजर अधिपति रखते थे, लॉर्ड ऑफ कलंजर। और ये बात साबित करना चाहते हैं वो लोग कि चंदेल शासक ही कलिंजर किला की स्थापना किए थे। लेकिन बहुत हद तक हम लोग बहुत प्रमाणित, सटीक, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि इट वॉज बिल्ड बाय एनी चंदेला रूलर्स। बट ये लोक कथा चंदेला की है। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुहिला डायनेस्टी? ये भी एक राजपूत वंश है। गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो गुहिल वंश का संस्थापक बापा रावत थे। गुहिल वंश के संस्थापक बापा रावत थे। बापा रावत वॉज द फाउंडर ऑफ द गुहिल डायनेस्टी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है ए। तो मेवाड़ के गुहिल वंश या सिसोदिया वंश, द गोहिलास और द सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, ये राजपूत वंश है। बप्पा रावत इसके संस्थापक हैं इस वंश के। और इनकी राजधानी चित्तौड़ थी। द कैपिटल वॉज एट चित्तौड़। यहां पे एक राजा हुआ करते थे जिनको हम लोग मेवाड़ के राणा रतन सिंह के नाम से जानते हैं। वेरी फेमस रूलर राणा रतन सिंह ऑफ मेवाड़।
और इन्हीं के समय अलाउद्दीन खिलजी इनके क्षेत्र को कब्जा कर लिए और 1307 ईस्वी में इनको हरा दिए। अलाउद्दीन खिलजी invaded Rana Ratan Singh territory and defeated him in 1397 AD। और कहा यह जाता है कि राणा रतन सिंह की जो रानी थी पद्मिनी, वो जोहार जो है परफॉर्म की। सिसोदिया वंश में राणा सांगा भी एक महत्वपूर्ण नाम है, और हम लोग अकबर के समय पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, वो भी सिसोदिया वंश के ही ये राजा थे। तो मेवाड़ के गोइला और सिसोदिया वंश भी एक राजपूत वंश था। अब हम लोग मालवा के परमार के बारे में देखेंगे, ये भी एक राजपूत वंश थे। Which of the following is correct for the Parmars of Malwa? They ruled Malwa and surrounding areas in west central India between 9th and 14th centuries. Yes, their rule was in Malwa, and the period of the rule was between 9th and 14th centuries. They are classified as Agni Vans Rajput dynasty. वो अग्नि कुल थ्योरी के अनुसार ये they came out of the sacrificial कुंड, तो अग्नि कुल थ्योरी से के द्वारा ये लोग अग्निवंशी राजपूत थे। दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द प्रतिहार्स। यस, वो प्रतिहार वंश के सामंत थे। मालवा के परमारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उन्होंने 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच पश्चिम मध्य भारत में मालवा और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। एकदम सही है। ये 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में मालवा क्षेत्र पे, उसके आसपास के क्षेत्र पे इनका शासन रहा। वो अपने आप को अग्निवंशी राजपूत कहते थे और वो प्रतिहारों के सामंत थे। तो 26 का सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3। सबसे ये मालवा के जो परमार थे, ये अपने आप को 10वीं शताब्दी ईस्वी में स्वतंत्र घोषित कर दिए। दे असर्टेड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द प्रतिहार्स इन 10th century AD, और धार को अपना राजधानी बनाए। दे मेड धार द कैपिटल। और इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे राजा भोज। याद होगा, राजा भोज सबसे महत्वपूर्ण राजा थे मालवा के परमार वंश के। एक बहुत खूबसूरत वो झील बनाए थे भोपाल के नज़दीक। ही बिल्ट अ ब्यूटीफुल लेक नियर भोपाल, और धार पे एक कॉलेज ही बनाए थे संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत लिटरेचर के लिए, संस्कृत साहित्य पढ़ने के लिए इन्होंने राजा भोज एक कॉलेज की स्थापना भी किए थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण इस वंश का अंत हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर राजा भोज? राजा भोज वॉज एन इंडियन किंग फ्रॉम द परमार राजपूत डायनेस्टी। यह सही है। द कैपिटल वॉज एट धारनगर। वेरी करेक्ट। ही एस्टैब्लिश्ड भोजशाला एंड कंस्ट्रक्टेड द भोजेश्वर टेम्पल। एकदम सही है। राजा भोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो परमार राजपूत राजवंश से एक भारतीय राजा थे। सही है। इनकी राजधानी धारानगर थी। यह भी सही है। और उन्होंने भोजशाला की स्थापना की और भोजेश्वर मंदिर का निर्माण किया। यह भी आपका सही है। तो देखिए बच्चों, 27 का सही ऑप्शन है डी, 1, 2, 3, यानी राजा भोज के बारे में जो भी कुछ दिया गया है वो आपका सही है। 27 का सही ऑप्शन है डी। चलिए, इसके साथ ही आज हम लोग का ये टेस्ट 16 सेक्शन ए कंप्लीट होता है। देखिए मकसद क्या है। अब यहाँ हमारा मकसद एक और है कि जो प्रैक्टिस करने के अलावा हम लोग कोर्स को भी कंप्लीट करें। और आज हम लोग राजपूत काल, यानी जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास चालू करते हैं पढ़ना, खास करके गुप्त काल के बाद आपका उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, जो आपस में युद्ध करते थे, संघर्ष करते थे, एकता नहीं थी, और इसके कारण भारत का इतिहास भी प्रभावित हुआ। इस काल को हम लोग राजपूत काल के नाम से जानते हैं। और इसी राजपूत काल के प्रारंभिक इतिहास को, ओरिजिनल बेसिक इतिहास को, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको हल किए।
और इसी तरह धीरे धीरे आपका बेस बनेगा। हम लोग तो तैयारी बीपीएससी की कर रहे हैं, लेकिन ये बेस आपको यूपीएससी के लिए भी और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, उसमें मदद करेगा। बार बार मेरा यही कहना है, और एग्जाम के बाद हम लोग जब क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो इसी टेस्ट सीरीज का, यही सब टेस्ट सीरीज का हम आपको उदाहरण देंगे जो कि आपके बेस को बनाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन का भी पिटारा है। धीरे धीरे जैसे आप लोग सीखते चले जाएंगे, हम उसको ऐड करते रहेंगे। यदि आपको किसी तरह का कोई परेशानी हो, आप व्हाट्सएप में अपना मैसेज कर दीजिए, हम उसका जवाब देंगे, नोट्स देंगे, और देते आए हैं, आपको नोट्स भी दे रहे हैं। इस सेक्शन का जितना भी नोट्स, जरूरी नोट्स होना चाहिए टेस्ट 16 सेक्शन ए का, वो आपके हिस्ट्री नोट्स 5 में दिया हुआ है हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए आज आपको नोट्स भेज दिया गया है इस डिस्कशन से पहले। तो चलिए, इसी के साथ आज का डिस्कशन हम लोग संपन्न करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सक्सेसफुल हुई। I want that you should qualify in your 67th BPSC PT. Thank you.